नमस्कार, मैं रुपेश और आज फिर उपस्थित हैं हम अपने लोकसभा चुनावी विश्लेषण पर। और आज फिर हमारे साथ उपस्थित हैं शीर्षेंदु विश्वास। और दर्शकों, आपको याद होगा पिछली बार हमने एक अच्छा विश्लेषण किया था जिसमें यूपीए वर्सेस एनडीए अर्थात इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए को क्या कितना सीट मिल रही है। चूंकि इस समय हम 7वें फेज के अंतिम पड़ाव में है, लगभग अंतिम घंटों में है, और संभवतः जब ये वीडियो रिलीज होगी तब हम शायद वोट से पूरे तरह से कंप्लीट हो गया होगा। और हम किसी तरह से चुनाव आयुक्त के किसी उससे नहीं बंधे रहेंगे कि हमारा ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल मान्य नहीं होगा। तो अब हम फ्री हो जाएंगे अपना वो एग्जिट पोल देने के लिए। लेकिन हम उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 2 रिलीज कर रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है और अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें क्या चल रहा है। तो शीर्षेंदु जी, आप रेडी हैं? जी, जी, रुपेश जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्वाइन करने के लिए। तो बताएं, कंटिन्यू करें पिछले वाले पार्ट से। जी, तो अगर हम लोग पिछले एपिसोड से ही वाद-विवाद को आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोग चर्चा किए थे कि उत्तर मध्य भारत की प्रमुख राज्य एवं उत्तर-पूर्व का। तो हम्म। वहाँ पे हम लोग एक मोटा-मोटा गणित आँक रहे थे, आपको पता ही होगा कि कितना नफ़ा, कितना नुकसान सत्ताधारी दल को हो सकता है। हालाँकि हम जब अब रिकॉर्ड कर रहे हैं ये वीडियो, तब तक अभी अंतिम चरण का कुछ घंटा बाकी है संपन्न होने में, जब तक अभी ऐसे ऑलमोस्ट बोला खत्म जा हो ही सकता है। गया है जी, जी, जी। बिल्कुल। जब ये वीडियो रिलीज़ होगा तब तक एग्ज़िट पोल भी आ जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक 6 बजे के बाद ही एग्ज़िट पोल कोई भी चैनल या कोई बिल्कुल भी बिल्कुल। इंसान कोई मीडिया कर सकता है। तो अभी हम लोग आँकड़ा देने के स्थिति में हैं, एक ओवरऑल न्यायिक तौर पे, कानूनी तौर पे। तो मैं खाली हम्म। दक्षिण का कुछ प्रमुख राज्य का मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगा, क्योंकि पिछली बार हम लोग उसको समय के अभाव से पूरा नहीं कर पाए थे। तो दक्षिण में जो सबसे बड़ा राज्य है, आपको पता ही है, चौथा सबसे आसन लेके आता है, वो है तमिलनाडु, जहाँ पे सीधा-सीधा 39 39 सीट है। सीट्स हैं। जी, जी। उन 39 सीट्स में पिछली बार अगर हम लोग देखें, तो डीएमके का पूरा स्वीप था, जो एक तरफ़ा जो सारे सीटों में अपना 31 वोट। वर्सेस 1 था, 38 वर्सेस 1। जी हाँ, जो एक निर्दलीय था, वो भी डीएमके समर्थित था। तो मान लीजिए, तो विपक्ष के खाते में सब के सब प्लस एक पुडुचेरी का सीट था। हाँ, जी, पुडुचेरी तो यूनियन टेरिटरी में आता है। तो हाँ, तो वो मिला जी, के मतलब पूरा डीएमके का ही दबदबा रहा है। इस बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव का अगर हम लोग समीकरण देखें, तो डीएमके तो अपने गठबंधन में पूरा अटूट है। वो तो बने हुए हैं इंडिया गठबंधन के साथ। जो विपक्ष, जो इंडिया का गठबंधन है, उसमें थोड़ा तब्दीली है, कुछ परिवर्तन आई है। जो मुख्यतः जो एनडीए का जो प्रमुख जो साथी दल था, तमिलनाडु की अगर बात करूँ उस संदर्भ में, तो एआईएडीएमके जो श्रीमती जयललिता जी की, जो स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता जी की पार्टी थी, उनका पार्टी के साथ भाजपा का पिछले कई चुनाव, लोकसभा चुनाव से गठबंधन रहा है, जो कि कुछ साल पहले अगर हमको याद होगा, विधानसभा के चुनाव में 2021 के चुनाव के बाद ही वो गठबंधन टूट गया है। अभी तक उसका कोई वापस उस गठबंधन को वापस चूंकि उस लाने पार्टी का में भी प्रयास। बिखराव आ गए, पार्टी भी उसका जी, टूट गई है, उसमें एक जी, ऐसे अलाइनमेंट हुआ, एक से नहीं जी, हुआ, कुछ चल जी, रहा था जी। जी, जो लेकिन पनीरसेल्वम फिलहाल इस समय हाँ, जी, उसका बीजेपी जो कहीं ना कहीं वहां पर अपोजिशन को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है। जी, तो भाजपा ने एनडीए गठबंधन का जो छोटे-छोटे जो उसमें क्षेत्रीय दल है, जैसे टीएनएम है, पीएसपी है, जिसका कोई खास वोट शेयर नहीं है, कोई आधार भी नहीं हम्म। है, लेकिन उनको अपने गठबंधन में लेकर सक्षम हुए हैं। और आप बोल सकते हैं कि नंबर बनाने के लिए, लेकिन अगर मोटा छवि जो साफ-साफ नज़र आ रही है ये चुनाव में, क्योंकि तमिलनाडु तो एक फेज़ में ही गया था, एक ही चरण में उसका सारे सीट संपन्न हुआ था, तो वहाँ जो ट्रेंड था, उसमें जो चुनावी विशेषज्ञ का जो भविष्यवाणी है, उसमें से साफ-साफ डीएमके का दबदबा फिर से बना हुआ दिख रहा है इस तो चुनाव में भी। सिर्फ तो जी, हम संक्षिप्त में अगर बढ़ते हुए बोला तो तमिलनाडु में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इंडिया अलायंस इस समय इस बार भी क्लीन स्वीप कर रही है। जी, अगर आउटसाइड चांस में अगर देखा जाए, तो ये ज़रूर सत्य है कि भाजपा का वोट शेयर बढ़ेगा। लेकिन वो वोट अगर हम शेयर कितना कितना सीटों में तब्दील होगा, इस लेके बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। जो चुनावी विशेषज्ञ बोल रहे हैं, अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, बहुत अगर खास प्रदर्शन रहा भाजपा का, तो मुश्किल से एक निकल सकता है, लेकिन उसका संभावना कोई भी खारिज नहीं कर सकता, लेकिन कोई दावे के साथ भी नहीं बोल सकता। ये देखना जी पड़ेगा जी हमें। लेकिन अधिकांश में 40 के, अगर मान लीजिए मोटे तौर पे जी, 40 भी इंडिया दूसरी जो गठबंधन का साउथ, दबदबा दूसरी जो है। साउथ की सीट है वो है केरला। केरला भी जी, जी, बीजेपी के लिए बहुत टफ है। वहां पर भी जी। बीजेपी एक तरह से कंसीडर करके चलती है कि ना बराबर ही है, अगर कहीं कुछ आ जी, जाए तो बोनस ही है। जी जी। सुशांत जी बताएं। तो केरला केरला में भी आपका 21 या 22 सीट है, अगर मैं भूल ना हो तो। तो पिछली बार हम्म। भी आपको पता ही है, वहाँ पे मुख्यतः यूडीएफ और एलडीएफ, और जो एक एलडीएफ।
जो जो वाम गठबंधन है, यूडीएफ, जो अभी सत्ता में है, पिनराई विजयन के नेतृत्व में, तो केरला में भी बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, वो कहने के यूपीए को ही ज्यादा दिख रहा है। जी, केरला में हमेशा कुल केंद्रीय सरकार में केंद्रीय चुनाव में तो पिछली बार भी ज्यादातर सीटें एलडीएफ के यूडीएफ के खाते में गया था। इसके अलावा साउथ के 2 बड़े और राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो साउथ में कंसिडर किए जाते हैं। हाँ, ये यहाँ पर बताएं। खास इसमें खास खास तात्पर्यपूर्ण है, क्योंकि ये दो जो आपके प्रदेश है यहाँ पे इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा ने एक अपना जो केमिस्ट्री है इसमें थोड़ा बहुत ही सूझबूझ के साथ बनाए हुए हैं। आंध्र प्रदेश में उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी, जो पूर्व में कई बार एनडीए के साथ गठबंधन में रहा है, कई बार छोड़ के भी गया है, उनका एक अलग ही अतीत का इतिहास रहा है। वो 1996 से अलग रहा है, क्योंकि एक बार सरकार में आते हैं, पिछली बार वापस बाहर से समर्थन देता है, फिर अंदर आते हैं, फिर वापस जाते हैं, तो ऐसा उनका क्रम रहा है। खैर, इस बार जो आंध्र प्रदेश का जो जमीनी तथ्य हमारे साथ आ रही है, तो अधिकांश क्षेत्र में टीडीपी लड़ रही है, उनका पल्ला भारी है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो टीडीपी का सीट बहुत ही बढ़ेगा। पिछले बार वाईएससीपी को स्वीप हुआ था। वाईएससीपी जगन का पार्टी विधानसभा, वहां पे विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है, तो वहां पे दोनों में उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा था। तो इस बार ये अपेक्षित है कि टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी अपना छाप छोड़ेगी और अधिकांश सीटों में अपना जीत दर्ज करेगी। तो उसमें फायदा और ऐसे गठबंधन भाजपा को तेलंगाना, बिल्कुल दूसरी जो सीट है वो है तेलंगाना, जहाँ पर अभी नई नई वाली कांग्रेस की सरकार बनी है, रेवंत रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जी, पिछली बार ही भारत राष्ट्रीय समिति, जो पूर्व में टीआरएस था, उनको हटा के बेदखल करके कांग्रेस सत्ता वापस की है। तो वहां पे भी आज के समीकरण सीधा सीधा बाइपोलर हो गया है, जो अधिकांश हिंदी हार्टलैंड में होता है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, जो प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी था बीआरएस का, उनका वोट शेयर में बहुत ज्यादा गिरावट है। जो मुख्य तो उनका वोट बैंक था दलित मुस्लिम, वो पूरा शिफ्ट होके अब कांग्रेस के समर्थन में आ गया है। तो पिछली बार 4 सीट था भाजपा का, यहाँ पे इस बार ये आशा किया जा रहा है कि इसमें बढ़ोतरी जरूर होगी और 7 से 8 सीट भाजपा यहाँ से ले सकती है, जो हम लोग पिछली बार भी इसको अकाउंट में लिए थे, जो ओवरऑल तो गणित का फिर अगेन मेरा क्वेश्चन वही है कि अगर हम पूरा ओवरऑल समराइज करें, और तो जो आपके पास आंकड़े आ रहे हैं और जैसा आपने एनालाइज किया है, तो ओवरऑल एक क्या आप अगर मोटा मोटी आंकड़ा देना चाहे तो क्या एनडीए को या इंडिया अलायंस को कितना तक आप दे देते हैं? जी, मैं फिर से बोलूंगा, हम लोग कोई भविष्यवाणी बिल्कुल करने बिल्कुल, लायक ये भी तो नहीं है। ये ऑब्वियस ही है, बट फिर भी तो मैं इसको फिर दोहराना चाहूंगा। फिर बोलते हुए भी मेरा जो समझ है, मेरा जो सूझबूझ है, बहुत ही सीमित समझ में मैं यही बोल सकता हूँ कि भाजपा का सीधा सीधा पूरे नक्शे में, पूरा भारत में नुकसान कम से कम मतलब ये सबसे कंजर्वेटिव आंकड़ा में मेरे हिसाब से, जो योगेंद्र जी के भी आंकड़ा था, कम से कम 70 से 80 होगा, कम से कम। वो ज्यादा भी हो सकता है, अगर हवा जो अंडर करंट जो बोलते हैं वो अगर उतना महसूस नहीं हुआ है, वो ज्यादा हो ही सकता है, लेकिन कम से कम 70 का आंकड़ा, मतलब अगर 303 में अभी भाजपा है, तो मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं 230 या 40 के आसपास, जो 230-40 के आसपास में। आसपास अगर आता है, 230-40 अगर भाजपा को आता है तो एनडीए को संभवतः बहुमत मिल सकता है आपके ये बड़ा अनुसार? प्रश्न चिन्ह है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये काफी बार योगेंद्र जी या अलग अलग चुनावी पंडित ने कहा है कि इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है टीडीपी और जेडीयू, ये दो मुख्य घटक दल, जो अधिकांश एनडीए का सीट लड़ रहा है अपने अपने क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में। क्योंकि इनका जो इतिहास रहा है, ये कभी भी हमेशा एक नेचुरल एलाई या बहुत स्वाभाविक घटक दल नहीं रहा एनडीए के साथ। इनका मतलब 36 का आंकड़ा रहा है, इसीलिए ये संभव ही है, अगर ये आंकड़ा मान लीजिए किसी भी कारण 230 के नीचे आ जाए, तो ये संभव ही है कि ये 4 जून के बाद ये अपना मतलब आप एक बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अगर 230 के आसपास अगर मिल जाए तो कहीं ना ये कहीं अगर एक हाँ, तो ये हो ही सकता है रातों रात, ये अपना दल परिवर्तन करके, गठबंधन परिवर्तन करके इंडिया को बिल्कुल अपना समर्थन दे ये दे, राजनीति में चाहे संभव है। बिल्कुल संभव है। ऐसे अतीत में हम लोग जी बहुत बार देखे हैं ये सब होते हुए। वो बाहर से भी जी, वो समर्थन दे सकता है, अंदर लेकिन से भी मुझे सटीक हो एक सकता इंटरेस्टिंग फैक्ट ये लगा कि अभी मैं देख रहा था कुछ देर घंटे पहले, तो कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, एक अजब सी बॉडी लैंग्वेज थी, जैसा लग रहा था कि कहीं से वो हार करके आकर बैठे हुए हैं और सारा का सारा दोष चुनाव आयोग पर, इसी पर वो बहुत सारे प्रश्न उठा रहे थे। हालांकि विपक्ष में है और उनको लग रहा है तो उनको उठाने का अधिकार है, लेकिन अभी जो एक बॉडी लैंग्वेज उनका दिख रहा था, अभी जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, उससे तो एक लगता है कि कहीं ना कहीं हताशा निराशा उनके साथ है और रिजल्ट की एक आहट उनको समझ में आ चुकी है।
जी। नहीं, 1 जून का आपको ऐसे पता ही है कि 1 जून को इंडिया गठबंधन का विपक्ष का एक बैठक जो पहले से ही तय था, उसमें से मुख्य रूप से सारे मुख्य दल और उनके जो नेता है, सब उनमें योगदान करने वाले थे। तो उनपे जो अंदरूनी खबर था, यही तय करना था कि हम लोग चुनावी गिनती के दिन हमारी रणनीति क्या होगी, सारे कैडर्स को, पोलिंग काउंटिंग एजेंट्स को कैसे करेंगे, या अपनी भीतरी जो उनका जो चर्चा था, उसके बारे में हम लोग टिप्पणी तो नहीं कर सकते बाहर से, उसका कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन जो बड़ी बात है, जो मुख्यतः जो बड़ी बात है, आज की स्थिति में अगर देखें, तो अगर भाजपा 230 के आसपास भी रहे, तो आप ये दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि वो सरकार एनडीए के मतलब गठबंधन के सरकार बनाने की स्थिति में है या नहीं, क्योंकि 230 अगर मान के चले, फिर भी आपको 35 सीट और चाहिए। अगर मैं सबको जोड़ भी लूं, अगर टीडीपी का, जदयू का बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा है, फिर भी आप 30-35 के आंकड़ा छूने में भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये बहुत ही संभव स्थिति है। तो उस स्थिति में कुछ भी संभव है। अगर भाजपा 250 के ऊपर चला जाए, तो उसमें मैं मानता हूं कि सरकार बनाने में उसको कोई ज्यादा दिक्कत की सामना नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर भाजपा जी। 240 या 30 के पीछे रहे, तो कुछ भी संभव है। दोनों तरफ खेल पूरा पलट जाएगा, खेल पूरा खुल जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है। बहुत बढ़िया आपने विश्लेषण किया और एक आपका एक अपना आधार है, एक अपना बेस है जिसके आधार पर आपने ये विश्लेषण किया। और बाकी अब देखते हैं 4 जून को क्या होता है और एग्जिट पोल में क्या आते हैं, जो कि जी, तमाम टीवी चैनल्स पर भी हम देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्री संजय जी हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं धन्यवाद। किसी एक नए एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, शुक्रिया।